दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे। आखिर लिस्टिंग डे पे क्या कुछ हो सकता है, लिस्टिंग डे पे होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ जानेंगे। जीएमपी क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे और बहुत सारा यहाँ पे डिस्कशन होगा। सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग आपका 24 जुलाई यानी परसों आपकी लिस्टिंग हो जानी है। आईपीओ डिटेल की आओ हम बात करते हैं, कोई जरूरत नहीं है बात करने की, ठीक है, क्योंकि आईपीओ डिटेल आप अभी मत जानो तो बेहतर है, क्योंकि अब हमको सिर्फ और सिर्फ जानना है कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग है। तो आओ उसके लिए हमको देखना होगा कंपनी का सेक्टर कैसा है। तो कंपनी क्या करती है, इसके नाम में आप पढ़ो कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, यानी कंपनी माइनिंग करती है साथ ही साथ लॉजिस्टिक का भी काम करती है। माइनिंग क्या हो गया, माइनिंग कोल जो कोयला होता है उसको एक्सट्रैक्ट करती है, एक्सट्रैक्शन वाला काम करती है। लॉजिस्टिक की बात करें उसको सप्लाई करना, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस होता है वो करती है। कंपनी का काम क्या है, माइनिंग ऑपरेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, रेक लोडिंग हो गया, रेल कोऑर्डिनेशन हो गया, कोल्ड ट्रेडिंग हो गया, ये सब कंपनी करती है। तो कंपनी का सेक्टर थोड़ा सा वाइड है, बढ़िया सेक्टर है और ठीक ठाक सेक्टर है, इसमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ग्रोथ है इस सेक्टर में, तो सेक्टर भाई ठीक है। फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं तो आप देखोगे 25 से 26 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है, आओ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू देखेंगे, तो रेवेन्यू आप देखिए 17% से बढ़ा है। इबिडा की बात करें तो 23% से बढ़ा है। पेट की बात करें 20% से बढ़ा है। टोटल एसेट 47% से बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करें 32% से बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है जो कि निगेटिव पॉइंट है, बट अभी हम देखेंगे डेट इक्विटी कितना है उससे क्लियर हो जाएगा। ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ा है, तो सब कुछ बढ़ा है जो कि बेहतर है। आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ दो चीजें डाउन हुआ है, ये एक निगेटिव पॉइंट है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पे बढ़ा है। इंडिकेटर में आप देखोगे आरओसी ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी की बात करें, डेट इक्विटी भाई इसके ऊपर ज्यादा है, कर्ज कंपनी के ऊपर ज्यादा है, एक निगेटिव पॉइंट है भाई, इतना ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए था। पेट मार्जिन ठीक ठाक है, इबिडा मार्जिन भी ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है, ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आओ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तो इनका मोस्टली पोर्शन बोरो पे करने में जाएगा, बाकी कंपनी कुछ मशीनरी वगैरह परचेज करने में भी खर्चा करेगी, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव सही है, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव सही है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी पैसा उठा रही है तो पता चले सारा का सारा पैसा कर्ज में डाल रही है, तो वो बढ़िया चीज नहीं होता है। पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो पीयर में आप देखोगे काफी कंपनियां हैं, एनसीसी लिमिटेड है, पावर मैक है, सिंधु ट्रेड लिंक्स है, दिलीप बिल्डकॉन है। सबसे पहले देखते हैं सबसे सस्ता कौन पड़ रहा है। सबसे सस्ता दिलीप पड़ रहा है और इसका आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो 20% के अराउंड भी है, ठीक ठाक ये भी है। नेट एसेट वैल्यू भी 428 के अराउंड देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में आप देखोगे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने आईपीओ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतर है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो भी ठीक ठाक है, और पी की बात करें तो पी भी रीजनेबल देखने को मिल रहा है, ईपीएस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। वही हम बात कर लेते हैं इस सेक्टर में नेट एसेट वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, तो पावर मैक का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% के अराउंड है। पी की बात करें तो पी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो है जस्टिफाइड है क्योंकि नेट एसेट वैल्यू वगैरह ज्यादा है, ईपीएस वगैरह ज्यादा है, इस वजह से ठीक ठाक है। पावर मैक को हम नंबर 1 पे रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप दिलीप बिल्डकॉन को रख सकते हो। रीजन क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका काफी सॉलिड है, नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है, सॉलिड है, पी यानी कम प्राइस पे भी मिल रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे इसको रख सकते हो। तीसरे नंबर पे आपका अपना आईपीओ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, इसलिए हम थर्ड नंबर पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप 3 में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अपनी कंपनी टॉप 3 में तो आ रही है दोस्त, लेकिन एकदम लास्ट में आ रही है, एक नेगेटिव पॉइंट है, एकदम लास्ट में आ रही है, इस वजह से फंडामेंटल थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ सकता है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस यहाँ पे फेयर देखने को मिल रहा है। वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंकर बुक की रेटिंग की, तो एंकर बुक यहाँ पे ज्यादा खास नहीं है, 8.5 का है, मतलब ठीक है, ठीक है एंकर बुक है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, ठीक ठाक एंकर बुक है, सही है। बाकी 9 से ऊपर रहता तो बेहतर रहता। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है, तो फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हाई डेट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि आईपीओ के बाद जो है डेट इसका कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हाई डेट अभी के अकॉर्डिंग है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। जेएमपी की बात करते हैं तो जेएमपी 18% के अराउंड अभी देखने को मिल रहा है, 78 का जेएमपी चल रहा है, तो ठीक है, इतना जेएमपी काफी है, बेहतर है। अब वो बात कर लेते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, उसको हम समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करें तो जहां तक मुझे लगता है इसकी लिस्टिंग 15 से 17% के बीच हो सकता है, 15-16% मान के चलो, 15-16% का यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। कितना लिस्टिंग, 15 से 16% का लिस्टिंग हो सकता है। लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आई होप 485 से लेके 485 से 494 के अराउंड ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। 485 से 494 का देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि 490 या 494 पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी करीब 16% मान के चलो, 16% का अपर बाउंड लेके चलते हैं, 16% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 15 से 16% का यहाँ पे लिस्टिंग की उम्मीद है भाई, देखते हैं बाकी जो भी होगा वहां पे हम देख लेंगे, क्योंकि अब देखो लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है, मतलब लिस्टिंग के दिन मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, प्लस में लिस्टिंग के दिन यहाँ पे जो बिग प्लेयर है वहां पे बाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। जब तक डिमांड नहीं आती है तब तक तगड़ी लिस्टिंग नहीं होती। अभी एसबीआई की बात करें तो
SBI बहुत ही कंपनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, उसका एक्सपेक्टेशन था कि 25-30% तो लिस्टिंग दे सकता है, लेकिन वहां पे बायर्स जो है एक्टिवेट नहीं हुए, QIB वाले एक्टिवेट नहीं हुए, मार्केट सेंटीमेंट डाउन था, इस वजह से वहां पे लिस्टिंग सही नहीं हुई, बहुत कम लिस्टिंग हुई 6%। हालांकि इस केस में मुझे नहीं लगता इस तरह का होने वाला है, यहाँ पे 490 या 494 के अराउंड लिस्टिंग हो सकता है, 15 से 16% यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसको सेल करना है, होल्ड करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई, ये 490-94 इस तरह लिस्टिंग हो जाती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे जो है सेल करने का व्यू बेहतर होना चाहिए। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, 490 या 494 इसके करीब लिस्टिंग हो जाती है, तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी IPO लगाने हैं और बहुत सारी चीजें करनी है, तो मैं यहाँ पे होल्ड करने वाला नहीं हूँ। अभी मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा, आने वाले दिनों में फ्रेश एंट्री बनेगी, ऐसा नहीं कि फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी, बनेगी तब वहां पे बाई कर लूंगा। दूसरी चीज, किसको यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहिए, तो फ्रेश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बन रहा है, क्योंकि हायर प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। बाकी मान लो लिस्टिंग के बाद अपसाइड जाना शुरू भी कर देता है, ये मान लो ऐसे अपसाइड चलना शुरू कर दिया, यहाँ पे अपसाइड सीधा जाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है सीधा अपसाइड निकल जाएगा, 2-4 दिन अपसाइड जाएगा, उसके बाद करेक्शन करके अपने जोन पे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। जैसे ग्रो की बात करें, बहुत से लोग ने 112 पे बाई किया, लेकिन जो लोग नहीं बाई किए, मैंने कहा था टेंशन मत लो दोस्त, गिर के 146 पे आएगा, 146 पे आया, लोगों ने बाई किया कि नहीं बाई किया, आज 192-95 चल रहा है, ठीक है। तो जो है चांस मिलता है, लिस्टिंग के बाद जो है एंट्री हो जाती है, डोंट वरी, एंट्री हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लिस्टिंग के दिन लाइव आऊंगा तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा।